स्टार्ट कीजिए सर लेक्चर। हॅलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रांनो, मी शिक्षक दिलीप पवार सर, विषय मराठी। आज आपण उपयोजित लेखन या घटकामध्ये सारांश लेखन, पुढील घटक सारांश लेखन या घटकावर आपण आज चर्चा करणार आहोत, शिकणार आहोत। तर उपयोजित लेखन म्हणजे काय? बऱ्याच मुलांना गैरसमज होतो। उपयोजित लेखन काय आहे असा प्रश्न पडतो। उपयोजित लेखन म्हणजे आपल्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये आपल्याला उपयोजित लेखन विचारले जाते 24 मार्कासाठी, आणि आपला पेपर कव्हर करण्यासाठी उपयोजित लेखन हे खूप महत्त्वाचे आहे। त्यामुळे उपयोजित लेखनावर चांगल्या पद्धतीने लक्ष द्यायला हवे। तर उपयोजित लेखन उपयोजित लेखन काय आहे बघा। प्रश्नपत्रिकेमध्ये विभाग 5 हा उपयोजित लेखनाचा विभाग असतो। तर त्यामध्ये सारांश लेखन हा एक घटक आहे। आपल्याला उपयोजित लेखनामध्ये त्या प्रश्नामध्ये यानी की पत्राला पर्यायी प्रश्न विचारला जातो सारांश लेखन। तर उपयोजित लेखन सारांश लेखन काय आहे बघा। विभाग 1 यानी कि प्रश्न पहला, अपना प्रश्न पत्रिका में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें से गद्य प्रश्न क्रमांक 1 त्याच्यामध्ये ई मध्ये अपठित गद्य उतार्याचा एक अंश लिहिणे, म्हणजे हा सारांश लेखन आपल्याला प्रश्न पहिल्यामध्ये प्रश्न विचारलेले असतात, तोच आपल्याला उपयोजित लेखनामध्ये प्रश्न विचारलेला असतो की त्याच उतार्याचा 1/3 सारांश लिहायचा असतो। तर चला बघूया सारांश लेखन। 100 ते 120 शब्दांचा अपठित उतारा आपल्याला एक पॅरेग्राफ पॅसेज दिला जातो आणि त्यामधून आपल्याला सारांश लेखन यानी की त्याचा 1/3 सार आपल्याला शॉर्टकट मध्ये कमीत कमी शब्दामध्ये लिहायचा असतो। अपठित गद्य उतार्याचे सारांश लेखन। अपठित म्हणजे आपण तो उतारा कधी आपल्या वाचनात आलेला नसतो, आपण पाहिलेला नसतो। अपठित म्हणजे आपण तो वाचलेला नसतो, आपल्या पाठ्यपुस्तकाच्या बाहेरचा असतो आणि तो उतारा आपल्याला सारांश लेखनासाठी दिलेला असतो। तर बघूया आपण सारांश लेखन म्हणजे काय हे आपल्याला अगोदर समजलं पाहिजे। यानी कि उसको ये पहले सारांश लेखन मतलब क्या, ये पहले समझ में आना जरूरी है। तो सारांश लेखन म्हणजे काय, ये सभी बच्चे के ध्यान में अगर आएगा, ये बात अगर समझ में आती है तो हम सारांश लेखन अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखो सारांश लेखन मतलब क्या, उतार्यातील लेखकाने मांडलेला विचार थोडक्यात आटोपशीरपणे स्वतःच्या भाषेत मांडणे म्हणजे सारांश लेखन करणे होय। देखो उतार्यातील लेखकाने मांडलेला विचार म्हणजे त्या उतार्यात लेखकाने जो विचार मांडलेला आहे तो विचार आपण कसा लिहायचा आहे, थोडक्यात लिहायचा आणि तो कसा व्यवस्थितपणे, आटोपशीरपणे मतलब म्हणजे व्यवस्थितपणे लिहायचा आहे। आणि तिसरी गोष्ट आपण तो स्वतःच्या भाषेत लिहायचा आहे।
म्हणजे सारांश लेखन करने होय। मतलब जो उतारा दिया है, जो पैसेज दिया है, उसमें जो भी लेखक ने विचार रखे हैं, लिखे हैं, उसको हम थोड़क्यात मतलब कम से कम शब्दों में लिखना है। कम से कम शब्दों में, जैसे कि हमें पैसेज दिया है 100 से 120 शब्दों का, तो उसे सारांश लेखन करते समय उस 100 या 120 शब्दों में से हमें 35 या 40 शब्दों में उस पैसेज का पूरा सार आना चाहिए। पूरा सार उस 35 या 40 शब्दों में उस 100 या 120 शब्दों का सार आना जरूरी होता है। इसीलिए लेखक ने जो भी विचार रखे हैं उसे हमें कम से कम शब्दों में लिखना है। थोड़क्यात मतलब कम से कम शब्दों में लिखना है। और वो कम से कम शब्दों में कैसे लिखना है कि जो हमने जो कम से कम शब्दों में लिखा है वो उसमें पूरे सारांश का मतलब आना चाहिए, पूरा मतलब समझना चाहिए। ऐसा हमें कम से कम शब्दों में वो लिखना है। दूसरी बात, आटोपशीरपने मतलब वो व्यवस्थित होना चाहिए। सारांश लेखन जब हम लिखते हैं, उसकी मांडनी, उसकी जो रचना है, उसका वो व्यवस्थित, आटोपशीर यानी कि साफ सुथरा होना चाहिए। तीसरी बात, स्वतःच्या भाषेत मांडणे। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो लेखक ने विचार रखे हैं उसको हम कम से कम शब्दों में व्यवस्थितपने और खुद के भाषा से लिखना है। यानी कि खुद के भाषा से, खुद खुद के लैंग्वेज से। हम जैसे क्वेश्चन पेपर में कई सवाल हमें आते हैं, सोमत लिखो, सोमत यानी कि अपनी भाषा में। अपनी भाषा में ये लेखक ने जो विचार रखे हैं वो हमें लिखना है। तो इन तीन चीजों को याद रखते हुए हम अगर सारांश लेखन लिखते हैं तो अपना सारांश लेखन एकदम सही हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये तीन बातें याद रखना ना भूले। उतार्यातील जो विचार लेखक ने रखे हैं वो कम से कम शब्दों में लिखो, व्यवस्थितपणे लिखो और अपने भाषा में लिखो। स्वतःच्या भाषेत यानी कि अपनी भाषा में वो लिखना है। देखो, तो सारांश लेखन लिखते समय, सारांश लेखन लिहित असताना काही नियमांचे पालन आपल्याला करावे लागेल। तो सारांश लेखन करताना काही नियम आहेत ते आपण समजून घेऊया। बघा, जब हम सारांश लेखन करने जा रहे हैं, तभी हम इस नियमों का पालन करना जरूरी होता है। जैसे उतारा काळजीपूर्वक वाचने। देखो, पहला नियम क्या है? उतारा काळजीपूर्वक वाचने। इस नियम के लिए हमें क्या होना चाहिए? वाचन आना चाहिए, यानी कि पढ़ना आना चाहिए। अगर हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो हमें ये पैसेज जो है, वो उतारा जो है, हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसीलिए ये पहला नियम कि ये जो उतारा है, ये जो पैसेज है, वो अच्छी तरह से पढ़ना आना जरूरी है। दूसरा नियम देखो, ठळक मुद्दे नमूद करावेत। देखो, ठळक मुद्दे मतलब वो जो पॅसेज आहे, त्या पॅसेज मधील ज्या महत्वाचे मुद्दे आहेत, जे महत्वाचे मुद्दे आहेत, जे महत्वाचे शब्द आहेत, महत्वाचे वाक्य आहेत, त्यांना नमूद करायचे, म्हणजे अंडरलाइन करायची। उसको हाईलाइट करना है, मतलब अंडरलाइन करना है। जो भी पैसेज पढ़ते समय हम उसको ध्यान से पढ़ने वाले हैं, और वो पढ़ते समय हमें जो उसमें जो इम्पोर्टेंट शब्द लगते हैं, इम्पोर्टेंट सेंटेंस लगते हैं, उसको हम अंडरलाइन करके रखेंगे।
तभी हमें बाद में सारांश लेखन लिखते समय उसका उपयोग होने वाला है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं उस पैसेज में क्या विषय है, क्या स्टोरी है, लेखक ने क्या विचार रखे हैं, वो उसको हम पहले समझ में लेते हैं, समझ के लेते हैं। और उसमें जो हमें जो समझ में आता है, हमें उसमें जो भी महत्वपूर्ण शब्द, मुद्दे, पॉइंट जो लगते हैं, उसे हम अधोरेखित यानी कि अंडरलाइन करेंगे। फिर हमें सारांश लेखन करते समय उसका उपयोग हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। तीसरा नियम, तीसरा नियम क्या है? मुद्द्याचे स्पष्टीकरण, उदाहरण नको। देखो, जो लेखक ने मुद्दे, विचार मांडले आहेत, त्याच्यामध्ये बरेच मुद्दे आहेत। त्या मुद्द्याचे खूप काही स्पष्टीकरण दिले लेखकाने, उदाहरणे दिली आहेत। पण आपण सारांश लेखन लिहित असताना आपल्याला लेखकाने दिलेल्या मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण, उदाहरण ते वगळायचे आहे, म्हणजेच काढून टाकायचे आहे। आपल्याला ते सारांश लेखन मध्ये लिहायचे नाहीत। मतलब लेखक ने जो भी पैराग्राफ में मुद्दों का स्पष्टीकरण किया है, उन्होंने पढ़ने वाले लोगों को आकर्षित करने के लिए, उनको अच्छा लगने के लिए उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, शब्दों को अलंकारित किया है, सजाया है उस विचार, अपने विचार को। इसीलिए वो जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, उन्होंने उसको बड़ा किया है, वो हमें निकाल के रखना है। उस पैराग्राफ में लेखक ने बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं उसको समझने के लिए लेखक ने उसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। मगर हमें सारांश लेखन लिखते समय वो लेखक ने दिए हुए स्पष्टीकरण, उदाहरण, अलंकार, वो हमें नहीं लिखना है, उसको निकाल देना है और अपना सारांश लेखन कम से कम शब्दों में लिखना है। अगला नियम, साध्या सुबोध भाषेत 1/3 सारांश असावा। देखो, साध्या म्हणजे एकदम साध्या सुबोध भाषेत, साध्या भाषेत आपण म्हणतो की की भाषा यानी पुस्तक की लैंग्वेज और अपनी खुद की लैंग्वेज, उसमें फरक होता है। तो हमें ये सारांश लेखन एकदम साध्या भाषेत असलं पाहिजे। आणि सुबोध, सुबोध मतलब चांगले, वळणदार अक्षर, चांगले अक्षर आणि साध्या भाषेत, अशा पद्धतीत 1/3 सारांश असला पाहिजे। मतलब एकदम सिंपल, सिंपल भाषा होनी चाहिए, सुबोध भाषा होनी चाहिए, यानी कि अच्छी, सिंपल, सादी, सुबोध लैंग्वेज होनी चाहिए, भाषा होनी चाहिए। और वो 1/3 यानी कि पूरे पैसेज में से हमें एकदम सिंपल लैंग्वेज, सुबोध यानी कि अच्छी लैंग्वेज में 1/3 सारांश लिखना है। अगला नियम, उतार्यातील विचार थोडक्यात पण स्वतःच्या शब्दात मांडावेत। देखो, ये बहुत इम्पॉर्टंट है। उतार्यात जे लेखकाने विचार मांडले आहेत, ते विचार आपण थोडक्यात पण स्वतःच्या शब्दात मांडायचे आहेत। म्हणजे लेखकाने पॅसेज मध्ये उतार्यामध्ये बराच काही स्पष्टीकरण देऊन, उदाहरण देऊन, शब्दांना अलंकारित करून, खूप अशी सजावट करून तो पॅसेज रंगवलेला असतो। वाचकाच्या मनावर तो पॅसेज बिंबवण्यासाठी, आकर्षित करण्यासाठी, त्यांना आवडण्यासाठी लेखकाने त्या पॅराग्राफला सजवलेलं असतं, अलंकारित केलेलं असतं। त्यामुळे त्याच्यामध्ये खूप काही स्पष्टीकरण दिलेलं असतं, उदाहरणे दिलेली असतात। पण आपण सारांश लेखन
आपण लिहित असताना उतार्यातील जे लेखकाचे विचार आहेत ते विचार थोडक्यात, मतलब कम से कम शब्दों में, मैंने इससे पहले ही बताया है कि एक तृतीयांश कम से कम शब्दों में, यानी कि 35 से 40 शब्दों में हमें लेखक के विचार लिखने हैं। लेखक ने विचार तो रखे हैं 100 या 120 शब्द में उनके विचार रखे हैं, मगर हमें उसको 35 या 40 शब्दों में उसके विचार रखना है। और दूसरी बात, वो विचार स्वतःच्या शब्दात, यानी कि सोमत, अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, अपनी शब्दों में वो लेखक के विचार वहां रखने हैं, लिखना है हमें सारांश लेखन में। ये बात अच्छे से याद रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट नियम है कि जो लेखक ने विचार रखे हैं वो कम से कम शब्दों में, अपने शब्दों में लिखना है। हाँ, अगला नियम, उतार्यामधील अलंकारित शब्द आणि उदाहरणे घेऊ नयेत। देखो, उतार्यामध्ये जे लेखकाने अलंकारित शब्द दिलेले असतात, स्पष्टीकरण दिलेले असते, उदाहरणे दिलेली असतात, तर त्यांना आपल्याला वगळून टाकायचं आहे। लेखकाने पॅसेजला अलंकारित केलेला आहे, पॅसेज एकदम मोठा करून, यानी की वाचकांना समजवण्यासाठी, समजण्यासाठी लेखकाने त्याच्यात खूप स्पष्टीकरण दिलं आहे, उदाहरणे दिली आहेत। पण हे ध्यानात ठेवायचं आहे की आपल्याला सारांश लेखन करताना लेखकाने दिलेले अलंकारित शब्द, उदाहरणे, स्पष्टीकरण ते काहीही आपल्याला सारांश लेखन मध्ये लिहायचं नहीं। मतलब पैसेज में जो अलंकारित शब्द दिए हैं लेखक ने और उदाहरण दिए हैं, उसको हमें हटाना है, अपने सारांश लेखन में उसको नहीं लिखना है। देखो, अगला नियम है, समजलेला विचार स्वतःच्या शब्दात थोडक्यात मांडणे। देखो, हम उसको पढ़ने वाले हैं, उतारा आपण लक्षपूर्वक वाचणार आहोत, तर त्यामधील आपल्याला समजून घ्यायचं आहे उतार्यामध्ये नक्की काय आहे, विषय काय आहे, लेखकाने त्याची स्टोरी काय सांगितली, नक्की विषय काय आहे त्याच्यामध्ये, मतलब उस पैसेज में क्या है, वो विषय हमें पहले जानना है, वो समझ के लेना है कि लेखक ने जो विचार रखे हैं किस बारे में विचार रखे हैं, लेखक कहना क्या चाहते हैं उस पैराग्राफ में, उस पैसेज में लेखक क्या कहना चाहते हैं, उसको हम पहले समझ के लेते हैं, उसको समझ के लेना है, फिर हमें सारांश लेखन करना आसान हो जाएगा। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि सारांश लेखन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये बात जानना है कि उसमें लेखक ने क्या बताया है, लेखक क्या बताना चाहते हैं, वो स्टोरी क्या है, वो कहानी क्या है। और ये समझ जब हम लेंगे तब हमें सारांश लेखन अपने शब्दों में करना आसान हो जाएगा। इसीलिए पहले पैसेज को समझो, लेखक ने जो विचार रखे हैं, लेखक जो बताना चाहते हैं, वो पहले समझ लो और उसको खुद शब्दों में से कम शब्दों में लिखो, यानी कि 35 या 40 शब्दों में ये लेखन है। ये बात भूलना नहीं है कभी, यानी कि हमें शब्द पैसेज बड़ा नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला नियम देखो, उतार्यात जे लेखकाने विचार मांडले त्या विचारावर आपण मत मांडू नाही। म्हणजे लेखकाने उतार्यामध्ये काही विषय सांगितला आहे, काही सांगू इच्छित आहेत ते, तर आपण त्यावर असं बोलू नये
की नाही नाही असं पाहिजे होतं, असं नसायला पाहिजे, तसं असायला पाहिजे, असे आपले विचार अ, त्या ठिकाणी अ, मांडू नयेत, वापरू नयेत. भाष्य म्हणजे त्या विषयावर असं बोलू नये. मतलब उतारा में यानी कि पैसेज में जो भी लेखक ने विचार रखे हैं उसमें अप, हम यानी कि अपना भाष्य नहीं करना है, कि अपनी बात नहीं रखनी है वहाँ, यानी कि अपनी कमेंट नहीं करनी है कि लेखक ने ऐसा ही लिखना चाहिए था, वैसा ही लिखना चाहिए था, ये हमें वहाँ नहीं करना है। ये नियम भी अच्छे से याद रखना है। अगला नियम है, सारांश लेखन करताना शीर्षक देणे आवश्यक आहे। शीर्षक द्या असे सांगितले नसले तरी शक्यतो शीर्षक द्यावे। देखो ये भी नियम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। उपयोजित लेखन लिखते समय जो भी आगे के घटक है, पत्र लेखन है, सारांश लेखन है, बातमी लेखन है, जाहिरात लेखन है, वो जो भी पूरे घटक है उपयोजित लेखन में, उस सभी को शीर्षक देना आवश्यक होता है। त्यामुळे सारांश लेखन करताना आपल्याला शीर्षक द्यायचा आहे, ते आवश्यक आहे, बंधनकारक आहे। त्यामुळे हे ध्यानात असू द्या, लक्षात ठेवा की सारांश लेखन करताना शीर्षक देणे खूप महत्त्वाचे आहे। आपल्याला प्रश्नपत्रिकेमध्ये जरी सूचना दिलेली नसली, शीर्षक द्या असे जरी सांगितले नसले तरी आपण शीर्षक द्यायचा आहे। मतलब सारांश लेखन करते समय शीर्षक देने आवश्यक है। शीर्षक मतलब नाम, हेडलाइन, टाइटल। तो हम जो सारांश लेखन लिख रहे हैं उसका हमें नाम लिखना है, उसका हेडलाइन लिखना है। हम जो भी हम लिखने जा रहे हैं उसको अगर नाम नहीं होगा तो वो पढ़ने में मजा नहीं आएगी। इसीलिए शीर्षक होना जरूरी होता है। तो हमें प्रश्न पत्रिका में अगर क्वेश्चन पेपर में अगर हमें शीर्षक नहीं पूछा गया तो भी हमें शीर्षक लिखना है। मतलब उस सारांश लेखन को नाम देना है, हेडिंग देनी है, टॉपिक देना है, वो भूलना नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में कभी कभी टॉपिक नहीं दिया जाता है कि शीर्षक द्या ऐसा करके नहीं हमें बताया जाता है, फिर भी ये याद रखना है कि उसको शीर्षक देना है। तो ये पूरे सारांश लेखन करते समय नियम हम अच्छे तरह से फॉलो करेंगे तो हम सारांश लेखन एकदम व्यवस्थित सुंदर कर सकते हैं। इसीलिए इस नियमों का पालन करना जरूरी होता है। तो अभी हम इस नियमों के साथ साथ एक पैसेज देखते हैं, किसी तरह पैसेज होता है और हमें नियम का पालन करते हुए कैसा पैसेज लिखना है ये हम देखते हैं। देखो या ठिकाणी एक पॅसेज दिलेला आहे, एक पॅरेग्राफ उतारा दिलेला आहे। तो उतारा आपण वाचू आणि समजून घेऊया। हे बघा, नियमाचे पालन करायचे आहे। सारांश लेखन करताना नियम पाळूनच आपण सारांश लेखन करू शकतो, म्हणजे आपलं सारांश लेखन एकदम उत्तम होतं। तो सारांश लेखन मी मगाशी सारांश लेखन त्याचा एक अनेक उदाहरण द्यायचं विसरलो। मी उदाहरण देतो की सारांश लेखन म्हणजे काय, सारांश लेखन कसे करायचे। आपण हा उतारा दिला आहे बघा, पूर्ण हा 100 ते 120 शब्दाचा उतारा आहे। तर ह्या उतार्यापैकी आपल्याला 35 ते 40 शब्दांमध्ये उतारा बनवायचा आहे, म्हणजे सारांश लेखन। तर आपण एखादा चित्रपट पाहत असतो बघा, आपल्याला सारांश लेखन कसं करायचंय तर त्याचं एक उदाहरण सांगतो तुम्हाला। आपण चित्रपट म्हणजे सिनेमा पाहत असतो, तो वो सिनेमा 3 घंटे का होता है।
पूरे 3 घंटे का सिनेमा होता है। तो हम सिनेमा देखने जाते हैं, पूरे 3 घंटे हम सिनेमा देखते हैं, एंजॉय करते हैं, और जब सिनेमा खत्म हो जाता है तब हम वापस घर आते हैं, और घर में अपने घर वाले, अपने दोस्त लोग हमें मिलते हैं और बोलते हैं कि तुम सिनेमा देखने गए थे, तो कैसा है रे सिनेमा, कैसा लगा, अच्छा है क्या, ऐसा हम हमें पूछते हैं। तो उसी समय हम क्या करते हैं कि वो जो 3 घंटे का जो सिनेमा है, हम अपने दोस्तों को, अपने घर वाले मम्मी पापा को, भाई बहन को उस 3 घंटे का सिनेमा बस 10 या 15 मिनट में पूरा बताते हैं। बराबर। देखो, हम उसकी जो हम जो बताते हैं कि कैसा पिक्चर था, कैसा सिनेमा था, तो पूरा 3 घंटे हम बताते बैठते हैं क्या? नहीं बैठते हैं। नहीं, 3 घंटे नहीं बताते हैं। तो उसका शॉर्ट करके बताते हैं, जो उसमें से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वही बातें हम बताते हैं। और जब हम पूरा एक 10-15 मिनट पूरे 3 घंटे का सिनेमा हम सामने वालों को जब बताते हैं, तो उस सामने वालों को वो सुनते ही 15 मिनट का सिनेमा सुनते ही पूरे सिनेमा का फीलिंग उसको आता है, पूरा सिनेमा समझ में आता है। उसी तरह सारांश लेखन होता है। देखो, ये पूरा जो बड़ा सारांश लेखन है, वो एक सिनेमा समझो, और हमें उसको क्या करना है, सिनेमा हम देखते हैं पहले, उसी तरह ये जो पैसेज है, वो पैराग्राफ है, हमें पहले पढ़ना है, उसको समझ के लेना है, उसको ठीक से समझना है कि उसमें क्या है, लेखक ने क्या लिखा है, लेखक ने क्या बताया है, क्या बताना चाहते हैं, ये पहले समझ में लेना है। जैसे हम 3 घंटे फिल्म देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, उसी तरह वो पैराग्राफ पहले हमें देखना है, और उसके बाद जैसे हम 15 मिनट में 3 घंटे का पूरा सिनेमा बताते हैं, उसी तरह वो पैसेज पढ़ने के बाद हमें उसका सारांश लेखन 35 या 40 शब्दों में लिखना है। जैसे हम 15 मिनट में पूरा सिनेमा बता देते हैं, उसी टाइप हमें लिखना है। तो चलो, ये पैसेज ये हा जो उतारा आहे तो आपण समजून घेऊया, त्याचे वाचन करूया आणि समजून घेऊया, म्हणजे आपल्याला सारांश लेखन करायला सोपे जाईल। तर बघा, माझ्यात जे काही चांगले आहे ते माझ्या आईचे आहे। देखो, ध्यान से देखो, माझ्यात जे काही चांगले आहे ते माझ्या आईचे आहे। आई माझी गुरु, आई माझी कल्पतरू। देखो, लेखक काय म्हणतात, माझ्यात जे काही चांगले गुण आहेत, माझ्यात जे काही माझ्यावर जे काही संस्कार झाले आहेत, माझ्यात जे काही चांगलं आहे, मी जे चांगलं काम करतो, मी जेवढा चांगला आहे, माझ्यात जेवढे संस्कार झालेले आहेत, ते माझ्या आईचे आहेत। ते मला सर्व आईने शिकवलं आहे, ते माझ्यात सर्व आईमुळे माझ्याकडे आलेले आहे। त्यामुळे आई माझी गुरु, आई माझी कल्पतरू। इसीलिए त्यामुळे आईच माझी गुरु आहे आणि आईच माझी कल्पतरू आहे, असे लेखक सांगतात। मतलब मेरे में जो कुछ अच्छा है, मेरे में जो अच्छे गुण है, जो संस्कार है, जो अच्छे संस्कार मेरे ऊपर हुए हैं, ये सब मेरे माँ का है, मेरे माँ ने सिखाया है, मेरे माँ के वजह से मेरे में आया है। जो भी मेरे में अच्छाई है, जो भी मेरे में अच्छे संस्कार है, ये वो मेरे माँ के वजह से है। और इसीलिए मेरी माँ मेरी गुरु है, मेरी कल्पतरु है, ऐसा लेखक ने यहाँ कहा गया है। लेखक कहते हैं, मेरी माँ ही मेरे लिए गुरु है, मेरे लिए कल्पतरु है। मेरे में आज जो भी है, मैं आज इतना बड़ा हो गया हूँ, मेरे में इतनी बहुत सारी अच्छाई है, मेरे में बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, ये सब मेरे माँ की वजह से है। इसीलिए मेरी माँ गुरु है, मेरी माँ कल्पतरु है। तिने मला काय काय तरी दिले। देखो, उसने मुझे क्या क्या दिया है, बहुत कुछ दिया है। यानी कि मैं अभी जीवन जीता हूँ, तो मेरे जीवन में मेरे माँ ने मुझे क्या क्या दिया है,
तिने मला काय दिले नाही, मेरी माँ ने मुझे क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया है। लेखक कहते हैं मेरी माँ ने मुझे क्या नहीं दिया है, सारे काही दिले, यानी कि सब कुछ दिया है। मेरी माँ ने मुझे सब कुछ दिया है। क्या दिया है? प्रेमळपणे बघावयास, प्रेमळ बोलावयास तिनेच मला शिकवले। देखो, प्रेमळपणे बोलावयास मतलब प्यार से बोलने के लिए सिखाया है। प्रेमळ बघावयास यानी कि प्यार से देखने के लिए, यानी कि किसी भी चीज को हम प्यार से देखो, अच्छे से देखो, अच्छी भावना से देखो, ये बातें मुझे मेरी माँ ने सिखाई है। मनुष्यावरच नव्हे तर गाई गुरांवर, फुलपाखरांवर, झाडामाडावर प्रेम करावयास तिनेच मला शिकवले। देखो, लेखक बोलते कि सिर्फ मनुष्य के ऊपर ही नहीं, तो गाई गुरावर मतलब जानवर पे, गाय, जानवर पे, फुलपाखरावर, जानवर, पशु पक्षी, झाड़ामाड़ावर मतलब वनस्पति, यानी कि माँ ने मुझे सिर्फ इंसान के ऊपर ही नहीं, तो प्राणियों के ऊपर, जानवर के ऊपर, पशु पक्षियों के ऊपर और वनस्पतियों के ऊपर प्यार करने के लिए उन्होंने मुझे सिखाया है, माँ ने मुझे सिखाया है। आगे, अत्यंत कष्ट होत असतानाही तोंडातून ब्र न काढता शक्यतो आपले काम उत्कृष्टपणे करत राहणे हे मला तिनेच शिकवले। देखो, अत्यंत कष्ट होता असताना मतलब हमें बहुत मेहनत पड़ती है, बहुत कष्ट करना पड़ता है, अत्यंत बहुत बहुत तकलीफ होती है काम करते समय, मगर हमें जो काम दिया है तो उसी समय अगर तकलीफ होती है, कष्ट उठाना पड़ता है, फिर भी तोंडातून ब्र न काढता, फिर भी उस कष्ट के बारे में कोई तकरार नहीं करनी है, कोई शिकायत नहीं करनी है। ब्र न काटना मतलब मुंह से एक शब्द नहीं निकलना है, हमें कितनी भी क्यों ना तकलीफ ना उठानी पड़े, कष्ट क्यों ना कितना भी कष्ट उठाना क्यों ना पड़े, मगर हमारा जो काम है हम उत्कृष्टपने यानी कि अच्छे से काम हम वो पूरा कर सकते हैं, पूरा करते हैं। ये जो बात है हम मुझे मेरी माँ ने सिखाई है। मतलब कितना भी काम क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, मगर उस काम के बारे में कि वो काम बहुत कठिन है, वो बहुत परेशानी होती है, तो वो काम मैं नहीं करूँगा, ऐसा वैसा ये बात नहीं करनी है, और वो अपना काम चुपचाप अच्छी तरह से पूरा करके रखना है। ये बात जो है मेरी माँ ने मुझे सिखाई है। आगे, कोंड्याचा मांडा करून कसं खावा व दारिद्र्यातही स्वत्व व सत्व न गमवता कसे राहावे हे मला तिनेच शिकवले। देखो, कोंड्याचा मांडा करून मतलब गरीबी में कुछ खाने को नहीं मिलता है, और गरीबी में जो भी खाने को मिलता है वही खाके कैसा जीना है, कैसा रहना है, ये बात मुझे मेरे माँ ने सिखाई है। दारिद्र्यातही स्वत्व वो सत्व न गमवता मतलब गरीबी में भी स्वत्व यानी कि खुद की शान, इज्जत, कीमत कैसी रखनी है, उसको कैसी चोट नहीं पहुंचनी देनी है, वो संभाल के हम कैसे रहना है। यानी कि हम गरीब भी है, गरीबी है, खाने को नहीं मिलता है, कुछ पैसा नहीं मिलता है, फिर भी उस गरीबी में कैसा जीना है, ये बात मुझे मेरे माँ ने सिखाई है। हे मला तिने शिकवले, यानी कि ये सब कुछ उन्होंने लेखक को सिखाया है। इसी तरह लेखक ने अपने विचार माँ के बारे में जो विचार है उन्होंने रखे हैं। तो इस पैसेज में से हमें सारांश लेखन के तहत माध्यम से हमें उसको 35 या 40 शब्दों में लिखना है। तो देखो आगे उसको क्या कैसे किया है देखते हैं हम। जो हाँ, तो देखो, उतारा वाचल्यानंतर महत्वाचे मुद्दे अधोरेखित करावेत खालील प्रमाणे। देखो, जब हम उतारा आपण वाचल्यानंतर
आपण काळजीपूर्वक उतारा वाचत आहोत. त्याच वेळी उतारा वाचत असताना आपल्याला काय करायचंय, त्या उतार्यामध्ये जे महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत, जे महत्त्वाचे शब्द आहेत, त्याला अंडरलाईन करायची आहे. तर उतारा वाचल्यानंतर महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित करावेत. अधोरेखित करावेत मतलब हाईलाइट करने हैं, अंडरलाइन करनी है. तो इस पैराग्राफ में जिस तरह किया है, देखो, माझ्यात जे काही चांगले आहे ते माझ्या आईचे आहे. ये लाइन जो है वो किस आई के बारे में बता रही है ना? यानी कि उसकी मेरी आई, मेरी माँ कैसी है, इसके बारे में बताया है, स्पष्टीकरण दिया है आई के बारे में, इसीलिए वो नहीं इम्पोर्टेंट है. तो उसके आगे देखो, आई माझी गुरु, उस लाइन में से आई माझी गुरु ये शब्द इम्पोर्टेंट है. आई माझी कल्पतरू, कल्पतरू ये इम्पोर्टेंट शब्द है, उसको अंडरलाइन करेंगे. तिने मला काय काय तरी दिले, तिने मला काय दिले नाही. तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है. हम बोलते हैं, हम माँ के बारे में बताते हैं, मेरी माँ ऐसी है, मेरे माँ ने मुझे बहुत कुछ दिया है, ये दिया वो दिया. तो क्या क्या दिया ये बताने की जरूरत नहीं है, इसीलिए उस लाइन को हम हटाएंगे. सिर्फ हमें क्या लिखना है कि माँ ने मुझे मुझे बहुत कुछ दिया, सारे काही दिले, उसी में सब कुछ मतलब आ जाता है कि सारे काही दिले, माँ ने मुझे सब कुछ दिया है. आगे, प्रेमळपणे बघावयास, प्रेमळ बोलावयास. देखो, प्रेमळ बघावयास, प्रेमळ बोलावयास, यानी कि हम अगर किसी से प्यार से बात करते हैं तो उसमें सब बातें आती है. तो जब प्यार से बात करेंगे तो उसके तरफ अच्छे से देखेंगे, उससे अच्छे से बात करेंगे. तो प्रेमळ बघावयास, तिनेच मला शिकवले, मनुष्यावर नव्हे तर. देखो, तिनेच मला शिकवले, मनुष्यावर नव्हे तर. तो इम्पोर्टेंट चीज कोणची है, गाई गुरावर, फुलपाखरावर, झाडा मारावर, इसको अंडरलाइन किया है. ये इम्पोर्टेंट शब्द है. करायला तिनेच मला शिकवले, अत्यंत कष्ट होत असतानाही. देखो, इस लाइन में कष्ट ये शब्द महत्वपूर्ण है. तोंडातून ब्र न काढता, ब्र न काढता यानी कि चुपचाप, वो इम्पोर्टेंट है. आपले काम उत्कृष्टपणे करीत राहणे, यानी कि अपना काम एकदम अच्छा करते रहना, हे मला तिनेच शिकवले. कोंड्याचा मांडा करून कसा खावा व दारिद्र्यातही सुवत्व व सत्व न गमवता. मतलब गरीबी में ही सुवत्व यानी कि खुद की शान, खुद की इज्जत, उसको संभालते हुए कैसे रहना है, कैसे आगे जाना है, यही मेरी माँ ने सिखाया है. तो ये इसी तरह अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है कि जो अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, उसके माध्यम से हमें सारांश लेखन लिखना आसान हो जाता है. तो देखो, जो अंडरलाइन किया है उसके आधार पर किस तरह सारांश लेखन आ जाएगा. देखो, अधोरेखित केलेल्या महत्वाच्या मुद्द्याच्या आधारे खालील प्रमाणे सारांश लेखन करावे. देखो, जो हमने पैसेज पढ़ते समय जो भी जिसको भी अंडरलाइन करके रखा है, हाईलाइट करके रखा है, उसके आधार पे हम ये सारांश लेखन किया है. तो उसको पहले देखो, शीर्षक दिया है, लेखक ने जो विचार रखे हैं, जो लिखा है माँ के बारे में, है ना, जो माँ की बातें बताई है कि माँ ने क्या किया है, कैसा किया है. तो हम शीर्षक दिया है उसे माझी आई, ये होता है शीर्षक. तो ये शीर्षक देना नहीं भूले, याद रखना है. तो देखो किस तरह पैसेज शॉर्टकट हुआ है, कम से कम शब्दों में हुआ है, थोडक्यात कसा पॅसेज लिहिला आहे ते बघा. माझी आई गुरु सारखी, कल्पतरू सारखी आहे. तिने मला अनेक गोष्टी दिल्या. सर्वांशी प्रेमानेच वागावे, कोणतेही काम न कुरकुरता उत्तम उत्तम करावे आणि गरिबीतही सत्व राखायचे, हे सर्व माझ्या आईनेच मला शिकवले. बघा, ह्या 4 वळीच्या सारांशमध्ये लेखकाने जे विचार मांडलेले आहेत पूर्ण पॅसेजमध्ये, पॅरेग्राफमध्ये, ते पूर्ण विचार
या 4 वळीमध्ये समाविष्ट झालेले आपल्याला दिसून येतात. अशा प्रकारे हे सारांश लेखन आपल्याला लिहिता येईल. तो बघा, हे पूर्ण पॅरेग्राफचा जो सार आहे, जो मतलब आहे, लेखकाला जे सांगायचे आहे, जो विषय सांगायचा आहे, तो पूर्ण विषय या 4 लाईन मध्ये आपल्याला दिसून येत आहे. तो देखो, माझी आई गुरु यानी कि माँ के बारे में बताया है. तो पैराग्राफ में माँ के बारे में बहुत सारा बताया है कि मेरे माँ ने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया. ये बात को हमें निकाल दिया है. जो मेन बात है कि आई माझी गुरु है, माँ मेरी गुरु है, जो मेन बात है वही लिखा है. और वो क्या करना है, जो अंडरलाइन किया है उसको हम अच्छे से पढ़े हैं, उसको समझ के अपने शब्दों में फिर उस अधोरेखित शब्दों के आधार पर अपने शब्दों में लिखना है. वो स्टोरी समझ गई हमें, हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं कि हमें क्या लिखना है, लेखक क्या बताना चाहते हैं, ये हमें लिखना है. जैसे कि और एक मैं उदाहरण के तहत आपको बताना चाहूंगा कि हम आपल्या शाळेची पिकनिक जाते, सहल जाते, अपने स्कूल की पिकनिक जाती है. वो पिकनिक एक दिन के लिए जाती है. तो वो पिकनिक जाती है, दिन भर पूरा घूम के आती है, बहुत सारे जगह पे जाती है, वाटर पार्क जाती है, कोई बहुत सारे जगह पर जाती है वो. और वो पूरे हम दिन भर देख के आते हैं, और वापस आने के बाद घर में हम बताते हैं कि घर वाले पूछते हैं, अरे कैसी कैसी रही पिकनिक, अच्छी थी ना, क्या क्या किया. तो हम एक 10 या 15 मिनट में पूरी दिन भर की कहानी घर वालों को बताते हैं. 15-20 मिनट में ही पूरे दिन की स्टोरी हम बताते हैं. उसी तरह ये सारांश लेखन होता है. जो लेखक ने विचार रखे हैं उसको कम से कम शब्दों में, शॉर्टकट में, जैसे हम पूरे दिन भर के पिकनिक की स्टोरी जो है, जो माहिती जो है, हम 10 या 20 मिनटों में अपने घर वालों को बताते हैं. उसी तरह यानी कि हमने पूरे दिन में वो पिकनिक को समझ सर लिया. क्वेश्चन आंसर लेना है, अभी टाइम हो हाँ गया. हाँ सर. तो उसको समझ लेके अपने शब्दों में ये सारांश लेकर लिखना है. ओके, धन्यवाद. हाथ उठाओ बेटा जिसको प्रश्न पूछना है. रोशन खेरनगर, माइक चालू करो. हेलो सर. बोलो बोलो. हेलो सर. हाँ बोल बेटा. कल्पतरु मतलब? कल्पतरु मतलब वो एक ऐसा पेड़ है कि हम उस पेड़ में पेड़ के नीचे खड़े रहते, जो भी सोचते हैं वो मिलता है. कल्पतरु जो कल्पना करते हैं, जो सोचते हैं वो मिलता है. एक पेड़ है वो कल्पतरु. आया ठीक समझ है में? सर. हाँ सर. खुशी थैंक यू. शाह, खुशी शाह, मानिक लाल खुशी शाह. बोलो बेटा, क्या पूछना है? हेलो सर. बोले. हेलो अरे हाँ बोलिए. बोलो बोलो बोलो. सर, पेपर में जो पैराग्राफ आएगा सारांश लेखन लिखने के लिए, तो वो पैराग्राफ पढ़ के छोटा करके लिखना पड़ेगा, है ना? हाँ हाँ हाँ, वही जो आपने क्वेश्चन पेपर में हमें पैराग्राफ दिया जाता है, वो उसको अच्छे से पढ़ना है, समझ के लेना है, और उसको छोटा करके अपने शब्दों में लिखना है. ओके. आशीष ठाकुर, अभ्युदय नगर. सर आपने जो अभी पढ़ाया सारांश लेखन, ये एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है? वो 6 मार्क के लिए आता है बेटा. 6 मार्क यानी कि पत्र के लिए पर्यायी क्वेश्चन होता है सारांश लेखन का. हमें पत्र और सारांश लेखन ऐसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6 मार्क के लिए. हमें पत्र लिखना है, नहीं तो सारांश लेखन लिखना है. क्यों और में दिया है ये पत्र लेखन के और में. नीलम एंड नीलू यादव. पूछो. माइक चालू करो नीलम. हेलो सर. हाँ बोलिए. बोल बेटा.
मतलब सारांश लेखन जो है उसमें उसमें जो ऊपर लिखाया जाता है नाम एड्रेस ये सब उसमें नहीं लिखाएगा सारांश लेखन में। नहीं 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 नहीं, वो नाम एड्रेस वो पत्र लेखन में होता है। हाँ हाँ, सारांश लेखन में नहीं आता वो एड्रेस वगैरह। ओके, सचिन शर्मा दादा। आप जो माझी आई के ऊपर जो इसमें बताए थे सर, उसमें कष्ट का उपयोग नहीं किया गया सर। सारांश में छोटे करके बताया ना सर, उसमें कष्ट का उपयोग नहीं बताया गया सर। मैं बताया ना, कष्ट का उपयोग बताया ना। हेलो, फिर से बोल। जयबा शेख SG बर्वे। जयबा शेख। सर हाँ बोलो। वो अपनी लैंग्वेज में लिखना रहेगा ना सारांश, मतलब जो अगर मराठी में आएगा तो मराठी में, हिंदी में आएगा तो हिंदी में। हाँ हाँ, मराठी के पेपर में मराठी में लिखना है, हिंदी के पेपर में हिंदी में लिखना है। मतलब अपनी भाषा अपनी तबरेज सोबत खान। लिखना। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर जैसे 20-25% सब बुक में से कटा है, तो व्याकरण में कुछ नहीं कटा होगा ना सर? नहीं 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 हाँ सर, कुछ भी नहीं ना? नहीं नहीं। थैंक यू। पूछना है और किसी को? राज प्रजापति। बोल बेटा, क्या पूछना है? राज प्रजापति। हेलो सर। हाँ बोल। सर हम लोग को जो सारांश लेखन का पैराग्राफ दिया जाता है सर, वो सर सरल शब्द में रहेगा कि कठिन शब्द में रहेगा सर? नहीं नहीं, सरल शब्द में ही रहेगा, वो आपको समझने जैसा ही रहेगा। ओके सर, थैंक। ओके ओके सर।